Good evening, class. Sanya Soni, you wanted a dark background. I heard your, I saw your request. तो क्या तुम्हें लग रहा है अब ये ठीक है? It's working okay because this will be the background then. I mean the green. You're adapted to it. Isn't कोड के लिए आप adapted रहते हैं मेरे हिसाब से. नहीं? So should I? क्या करूं? ब्लैक भी बेटर. ठीक है, ब्लैक कर लेता हूँ जैसा आप बताओ. मुझे लगा ग्रीन बोर्ड आप लोग क्लास में देखते हो तो मे बी उनको लगता हो कि नहीं ग्रीन अच्छा है. चलो मैं इसको ब्लैक कर. अब सही है फिर. और ब्लैक आप लोगों को ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, है ना? अभी दिस इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू. ओके. अच्छा नहीं, एक्चुअली कुछ क्लासेस में मुझसे बच्चों ने कहा कि सर ब्लैक गिव्स, कुछ क्लासेस में ब्लैक कलर वाज नॉट, इट क्रिएटेड स्ट्रेन इन देयर आईज. कुछ क्लासेस में था, कुछ क्लासेस में ग्रीन वाज मेकिंग स्ट्रेन. तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा लाइट ही रखा. बट आप लोग कह रहे हो कि लाइट जो है वो स्टेज है, तो फिर चलो ठीक है, कोई नहीं. आपकी क्लास में ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा. So we were discussing about AIDS. और एड्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अभी तक राइट नाउ, दिस वाज confirmatory test is Western blotting, and then I told you कि sometimes in rare cases the virus hides itself inside the inside the cell, and that is the virus is not available for antibody production. तो फिर उस केस में फिर वी कैन नॉट हैव अ टेस्ट ऑफ द एंटीबॉडी डिटेक्शन, क्योंकि जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो फिर डिटेक्ट क्या करेंगे हम लोग, है ना? पॉइंट ये आ जाता है. तो इसीलिए फिर उस केस में वी कैन गो फॉर अ प्रोसीजर कॉल्ड PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे इन बायोटेक चैप्टर, तो वहां पर हम इजीली इस चीज को डिस्कस करेंगे. सर जो कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं वो भी तो RT-PCR ही हो रहा है ना? हाँ, वो RT-PCR हो रहा है. ये दोनों डिफरेंट होता है? RT-PCR थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वो चाहो तो पढ़ लेना, जब पढ़ाऊंगा उसको PCR बायोटेक्नोलॉजी में. धनंजय से पढ़ लेंगे, आप पढ़ा देना. ठीक, बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. आई टेल यू एवरीथिंग जो से रिलेटेड होगा, जो काम की चीज है वो बता दूंगा. आगे बढ़ते हैं.
तो लेट्स बिगिन विद, और हम शुरू करते हैं। कुछ एक नोट लिखते हैं, लेट्स राइट अ नोट। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, NARI। ये मैंने डैश लगाया, आपको बताना है कि ये कहां पे है। ये मैं उन जगह के नाम लिख रहा हूं जहां पे एड्स पे रिसर्च रहती है। क्यों, कहां पे? पुणे में एक जवाब आ गया मेरे पास। पुणे। एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हाँ है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिंबल फॉर एड्स क्या होता है? सिंबल फॉर एड्स, रेड रिबन फोल्डेड। ठीक है, रेड रिबन फोल्डेड। है। मैंने लास्ट टाइम पे तुमको एक
आई विल डिस्कस कर। एड्स वायरस को हम लोग बॉडी के बाहर किल कर सकते हैं। बॉडी के बाहर तो किल का वायरस भी बॉडी के बाहर तो किल हो जाता है। अब कहते हैं कि भाई डिश वॉशिंग, क्लोथ्स वॉशिंग, यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इस सबसे वायरस किल हो जाता है। कोरोना वाला वायरस भी किल हो जाता है। देखो वायरस को किल करने का मतलब क्या? वायरस को किल करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो उसका कैप्सिड है और ऑफ द वायरस, और क्या हो सकता है? और तो कुछ होता नहीं। वायरस इज नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल। तो किल करने का यही मतलब है कि जो उसकी प्रोटीन्स और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको ब्रेक कर दी जाए। दैट इज ब्रोकन डाउन। क्लोरीनेशन, यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सब से भी किल हो जाएगा। क्लोरीनेशन से, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जो करते हैं। डिश वॉशिंग, क्लोथ वॉशिंग, उसका जो वो है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वगैरह सब किल हो जाता है। ट्रीटमेंट, use of drugs which are base analogs, such as base analogs which क्या करती क्या है ये? which prevent viral to DNA. It's viral RNA conversion to DNA. तो आरएनए है वो डीएनए बनता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को पता है। तो बेस एनालॉग्स का सच एज कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? सच एज तुम सबने केमिस्ट्री में भी नाम पढ़ा हुआ इस ड्रग का, जो जो
ये नाम आप लोग पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। एसिडो और ज़ाइडोब्यूटाइन, एज़ोथाइमेटीन और ज़ाइडोब्यूटाइन, है ना। हाँ, नाम आया मेरे पास। ART मेथड भी यूज करते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंटी। लाइट कलर्स टू राइट, अब ब्लैक के ऊपर कैसा कलर दिखेगा? अंकुर पर यूज नहीं कौन सा कलर यूज करूं? पिंक, पिंक कलर, पिंक इज लाइट कलर। आई मीन येलो कैन बी यूज्ड। येलो, पोटेंसी इज लाइट, पोटेंसी शुड बी लाइट, है ना। व्हाइट, व्हाइट ठीक नहीं लग रहा सर व्हाइट सही है। व्हाइट ओके, ओके व्हाइट ओके, चलो ठीक। यस सर। चलो मैं येलो यूज कर लेता हूं, ओके। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली ड्रग्स हम यूज करेंगे, है ना। एक तो ये लिख दी मैंने AZT, एक और नाम लिखता हूं, DDI, डाइडिऑक्सी आइनोसिन, DDC, साइटिडीन, स्टैब्यूडाइन और जेरेट, और जेरेट। ये बेस एनालॉग्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग बताता हूं, इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि RNA है, और सपोज RNA जो है उसमें जो भी सीक्वेंसेस हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ऐसे करके सीक्वेंसेस हैं। ग्वानिन एक और लेते हैं, चलो स्टार्टिंग में। और मान लो कि इससे अब उसका DNA बन रहा है, अब इससे उसका DNA की फॉर्मेशन हो रही है, वो कर रहा है DNA फॉर्मेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। तो डेफिनेटली अगर ग्वानिन हो तो यहाँ साइटोसिन लगा, साइटोसिन होगा तो यहाँ ग्वानिन लगा देगा, फिर ग्वानिन होगा तो साइटोसिन लग जाएगा, और फिर एडेनिन होगा तो क्या लगेगा? थाइमिन लगेगा। अगर आपने ये ड्रग खाई हुई है AZT, मतलब अगर किसी बंदे ने ये ड्रग आपने दी हुई है AZT, तो इसी AZT के नाम पे देखो क्या लिखा होता है, थाइमिडीन लिखा हुआ है ना। ये बेस एनालॉग है AZT, ये थाइमीन की जगह आके लग जाएगी यहाँ पे। और AZT जब यहाँ पे लगेगी तो फिर आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, तो आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स
वो नहीं बन पाएंगे, मतलब डीएनए यहीं पे रुक जाएगा, इट विल बी स्टॉप ओवर हेयर ओनली, अब आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकता। खुशहाल हम डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर समझे बेस ऐसी, देखो यहाँ पे साइटिडीन एंड ऑल है, तो ये सारे एनालॉग्स हैं एंड दे विल प्रिवेंट दी वायरल आरएनए कन्वर्जन इनटू डीएनए, ये इनका काम है। अब फिर क्वेश्चन आता है बच्चों का कि क्या सर फिर ये एड्स को प्रिवेंट कर सकता था? देखो प्रिवेंट कब तक करेगा, सारे सेल्स में नहीं कर सकता, क्योंकि एड्स कहाँ, एचआईवी कहाँ कहाँ पे स्प्रेड किया, यू नेवर नो, सारे सेल्स में नहीं कर पाएगा, और कर भी लेगा तो फिर कब तक कर पाएगा, जब तक ड्रग होगी तब तक, जैसे ही ड्रग खत्म होगी तो फिर इफेक्ट खत्म होगा उसका, तो फिर से वायरस विल बी इंक्रीजिंग, तो इसलिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता। द ओनली थिंग इट कैन हेल्प दिस, it can help to prolong life of the individual, but it cannot, cure it completely. से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पर? होता है ड्रग्स का, उनका नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत होते हैं। यहाँ पे क्या साथ में यूज करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स and protease inhibitors also used. So this was the treatment. Okay. And this was all about AIDS. अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं बताना चाहता कि कुछ लोग ज़ाइडोब्यूटाइन को बहुत ही बेटर मानते हैं ड्रग की, तो कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो रहती है एड्स के लिए वो AZT रहती है। मैंने इसका नाम भी पहले लिखा है, काफी फर्स्ट चॉइस रहती है। One thing I wanted to tell you, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था रिगार्डिंग दी मैक्रोफेज एज अ फैक्ट्री ऑफ एड्स। आई टोल्ड यू कि HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल RNA से कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से इट फॉर्म and then the DNA gets incorporated inside the host genome, and then this host genome will be forming the viral RNA and the viral proteins. If you remember, मैंने diagram बताया था आप लोगों को, viral proteins, and these viral RNA and proteins will ultimately assemble, है ना, to form the new virus particles which will move out from the host cell. And while moving out, what happens ki they used to take the bilayer of the cell membrane. So that is why this virus enveloped virus. Why? Because the is present which has been attained from the host cell membrane only. Is that okay? सबको इस बात समझ
मैं जो पॉइंट यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा था कि आपने देखा कि दिस डीएनए, द वायरल डीएनए, है ना, दिस वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द होस्ट जीनोम। यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन हेल्प करती है। Host DNA. Okay, and this is actually by an enzyme that is called integrase, जो वायरस के पास होता है। जैसे वायरस के पास जो एक एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, I told you, but there is also another enzyme in the HIV that is called integrase। उसके लिए यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं। I hope you have this diagram right now and you can easily write it over there। कि नोट आप इसको यहाँ पे लिखोगे क्या कि वायरल डीएनए incorporates into host DNA and a viral DNA incorporates into host DNA with the help of integrase enzyme or the protein So HIV is also having this integrase which will help it to do it. और एक पॉइंट ये भी है कि इसमें जो वायरस है जो एंटर कर रहा है वो कंप्लीटली एंटर कर रहा है, कंप्लीट वायरस एंटर्स या कैप्सिड बाहर रह जाता है? कैप्सिड बाहर रह जाएगा। अच्छा, ये तो एनवेलप्ड वायरस है, तो एनवेलप्ड वायरस में तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है वो मिक्स हो जानी चाहिए विद दी होस्ट फॉस्फोलिपिड बायलेयर। बताओ। ओके, धनंजय महेश्वरी, नोट कर लिया सबने? हो गया? सर यस पल। सर एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसमें तो सिर्फ आरएनए को एंटर किया है आरएनए ने। कैप्सूल बाहर छोड़ दिया? यस सर। कंप्लीट वायरस एंटर करेगा इनसाइड द सेल। इट्स एन एनवेलप्ड वायरस, तो कंप्लीटली एंटर करेगा। अंकुर पल। ओके सर।
बट सर जो वायरस जनरली फॉलो करता है उसमें तो सर कैप्सिड बाहर रह जाता है, वो सिर्फ आरएनए ये एडजस्ट किसने, करता है। ये तो ऐसा ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ जनरली है लाइसोजाइम्स वाला सर। जनरली है पर जरूरी तो नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें ऐसे ही होता है, ये पूरा एंटर करता है। अच्छा ये और बोलो सर बोलो। एक एक चीज और, जो ये जो वायरुलेंट्स इसके जो निकलते हैं डॉटर्स, वो सर होस्ट सेल की मेम्ब्रेन एक्वायर कर लेते हैं। हाँ, ओके सर। तभी तो उसके पास फॉस्फोलिपिड डले रहेगा। अच्छा। एक टर्म पढ़ रहे हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्रोमल एड्स। प्रोड्रोमल का मतलब होता है बिगिनिंग में, जो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको हम लोग। इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, इनिशियल सिम्टम्स कह सकते हो, इनिशियल सिम्टम्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो इनिशियल सिम्टम्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो आते हैं ना पर्सन को, वो फीवर आता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, ओके, और लिम्फ नोड्स उसके स्वेल करते हैं, और उसको अभी क्लियर नहीं होता कि उसको HIV इन्फेक्शन हो चुका है। और अब उसको ये सिम्टम अगर आ रहे हैं तो वो चेक करवा सकता है जाकर के भाई। तो एक हमारे पास सीरीज आती है कि पहले पर्सन क्या हुआ, HIV पॉजिटिव होता है, बाद में जब उसको एक स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स आते हैं उसको हम ARC कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि उसको अब एड्स हो चुका है, और फिर तो कुछ कहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, क्या होता है। अच्छा, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक पॉइंट और लिखा है कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। क्या है? तो 5 to 10 years. Incubation period is around from 6 months to some years, 5 to 10. Okay, Gurpal. Okay sir. This completes the topic of AIDS. कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट टॉपिक ले लें आज, एक न्यू टॉपिक।
Let's begin with drugs. Use of drugs other than for the medicinal purpose. मेडिसिनल पर्पस को छोड़ के अगर किसी और तरीके से आप ड्रग्स या कोई बंदा ड्रग्स यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज हम उससे कहते हैं। और इसमें हम फिर टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं। और एडिक्शन का एक टॉपिक है, वो बाद में आएगा। ड्रग्स का टॉपिक पहले शुरू कर दिए, एडिक्शन वाला टॉपिक बाद में इसमें। तो पहले हम लोग ले लेते हैं सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स। सेडेटिव जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेडेटिव आर द ड्रग्स विच रिड्यूस एक्साइटमेंट। और ट्रैंक्विलाइजर्स आर द ड्रग्स जिसके लिए जो टर्म जिसके लिए आप यूज करते हो, ट्रैंक्विलाइजर्स आर एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो बात वही है, सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स टर्म सेडेटिव का जो मीनिंग है दैट इज टू रिड्यूस एक्साइटमेंट, और जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा उसी को आप एज एन एंटी एंजाइटी भी यूज कर पाओगे, जो एंजाइटी को कम करे, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करे, ब्रेन को सप्रेस करे। यानी जो इनका पर्पस होता है इन ड्रग्स का, वो क्या होता है? सप्रेस या डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी। ओके, और क्या करते हैं? प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ calmness and relaxation. Produce a feeling of calmness and relaxation. And no doubt these are sleep inducing drugs. नींद लेके आते हैं। ओके, तो अगर कोई इंसान जिसको मैडनेस के कुछ अगर कोई मैडनेस का कोई उस पर इफेक्ट आया हुआ है और उसकी हरकतें कुछ मैडनेस जैसी हो रही हैं, तो फिर अगर मैडनेस वाला कोई इफेक्ट आया हुआ है तो फिर उस केस में उसकी मैडनेस को या इंसेनिटी को सप्रेस करने के लिए, शांत करने के लिए उसको, ताकि वो शांत हो जाए, पागलपन की हरकतें ना करे, तो फिर उसको जो है ये ड्रग्स दे देंगे ताकि वो अपना आराम करे और उसका ब्रेन शांत हो जाए। क्योंकि अगर शांत नहीं होगा तो फिर वो जो उसके जो एक्ट्स हैं, एक्ट्स ऑफ मैडनेस या समथिंग, वो फिर वो कैरी ऑन रहेंगे। इसीलिए तो
What clinical use do I find of these drugs? So as I told you, these drugs are anti-anxiety, है ना? Convulsant. Convulsions का मतलब क्या होता है? What is meant by convulsions? Convulsant. Convulsion का मीनिंग क्या है? चक्कर आना. अच्छा. कन्वर्जन का मतलब होता है फिट्स पढ़ना. फिट्स. फिट्स. तो जिसको चक्कर आए या फिट्स पड़े, दौरे पड़े, उसको ड्रग दे दो तो क्या, ताकि उसका जो ब्रेन है वो शांत हो जाए. Another use is alcohol withdrawal. अगर किसी को शराब पीने की आदत है तो उसको एक ड्रग दे दो ताकि वो शांत हो जाए और शराब भूल जाए और सो जाए, ब्रेन को शांत करने के लिए. एंड डेफिनेटली नींद लेके आ रही है ना, तो नींद लाने वाले ड्रग्स को बोलते हैं हिप्नोटिक्स. तो हिप्नोटिक्स आर sleep inducing drugs. This is hypnotics. ठीक है. एग्जाम्पल ले लें ड्रग्स का. एग्जाम्पल्स आर barbiturates and benzodiazepines. Barbiturates and benzodiazepines. जो बार्बिचुरेट्स होती हैं वो क्या कर, वो बार्बिचुरिक एसिड से बनती हैं. वैसे इनके कुछ कमर्शियल नेम्स भी हैं, जैसे कि वैलियम, डायज़ेपाम, क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड. मतलब कि थोड़े से केमिकल नेम्स कह सकते हो आप, ये भी हैं. क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड ये सबसे पहला केमिकल है जो एज अ सिडेटिव यूज हुआ है. First benzodiazepine used is chlorodiazepoxide. सर इन ड्रग्स से दिमाग की एक्टिविटी से बिल्कुल सप्रेस नहीं हो जाएगी धीरे धीरे?
जब तक ड्रग होगी तब तक सप्रेस रहेगी, जब ड्रग का इफेक्ट खत्म तब नहीं होगा। सर जैसे कोई बंदा इनके लिए हैबिचुअल है तो जैसे किसी को सर अब डिप्रेशन हैबिचुअल है तो नींद लाने के लिए होगा ना। अच्छा, उसको एंजाइटी, है तो हाँ हाँ तो फिर एडिक्टिव हो जाएगी। ये ड्रग्स एडिक्टिव तो हैं, दे आर हाईली एडिक्टिव। सर डिप्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, डिप्रेशन का मीनिंग एंजाइटी भी हो सकता है। अब एंजाइटी आप ले रहे हो तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं ये। एंजाइटी है और एंजाइटी आप कह सकते हो। और ये उस एरिया को शांत करेगी जो आपका, क्योंकि अगर डिप्रेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग आप मुझसे पूछ रहे हो, द पॉइंट इज दिस कि पर्टिकुलर जो सोच है उस सोच को बंद कर देना। क्योंकि डिप्रेशन हो चाहे एंजाइटी हो, जिसको आप डिप्रेशन बोल रहे हो या एंजाइटी को मैं उसको एंजाइटी कह रहा हूँ। द पॉइंट इज दिस कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन जो बहुत एक्टिव है, ज्यादा सोचते उसकी, तो उसको थोड़ा शांत करना है, ये मतलब है बस। Barbiturates are obtained from combination of barbituric acid and urea, also called malonyl urea. इस कॉम्बिनेशन को मैलोनिल यूरिया कहते हैं। यूरिया और एसिड का कॉम्बिनेशन है ये, इसको मैलोनिल यूरिया भी एक नाम देते हैं। और ये अगर एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके ब्रेन को ये इनहिबिट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, किसी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को ये बढ़ाते होंगे, तभी ऐसा हो रहा होगा। अंकुरपल? यस सर। We must be increasing the activity of any inhibitory neurotransmitter which will be causing inhibitions in the brain neurons, and ultimately the person will go to sleep. यस सर। So they enhance the activity of, so can you tell me any inhibitory neurotransmitter if you remember, which you studied in class 11th? एसिटाइलकोलिन। ब्रेन में भाई, ब्रेन में। गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। डोपामीन भी है, गाबा भी है, दोनों है, करेक्ट। अभी यहां पे मैं गाबा लेके चल रहा हूं बिकॉज ब्रेन के अंदर इस गाबा की एक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। ये ड्रग्स ये काम करती हैं। They are addictive drugs.
सडन विड्रॉल में कॉज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी भी फिट्स को ही कहते हैं, दौरों को ही कहते हैं। Now I'm beginning with the next drug, that is opiate narcotics. Barbiturates खत्म कर दिया मैंने। Barbiturates are the drugs which are depressing the brain activity, suppressing the brain activity. ओपिएट नार्कोटिक्स में जो ड्रग है उसका नाम ओपियम है। ओपियम, ओपियम हिंदी में कहते हैं अफीम। एनसीईआरटी लिखती है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम dried latex of unripe capsular fruits of I hope you all remember the name poppy plant, है ना? Botanical name. Papaver. Papaver. Papaver somniferum. इसका फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखा तुम लोगों ने इसका फोटोग्राफ एनसीईआरटी में? इसका फोटोग्राफ जरूर देखना क्योंकि वो फोटो आ जाता है एग्जाम में और फिर वो आपसे पूछेगा बताओ ये कौन है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी, ठीक है ना? ओके Sir, screen sharing to work. अब हो रही है? Yes, sir. एनसीईआरटी राइट्स की जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआई ट्रैक्ट में जाकर के ओपियोइड यानी ओपियम वाले जो ओपियम है, ओपियोइड है, वो बाइंड करेगा यहाँ पे आकर के। और जो मेन इसमें जो इंग्रेडिएंट है ओपियम का वो है आपका मॉर्फिन, जिसको हम कहते हैं। लेकिन उससे पहले इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या आते हैं इसमें।
तो ओपिएट्स करते क्या है? ओपिएट्स आर sedatives, narcotics, astringent and analgesics. sedatives का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं. नार्कोटिक्स का मतलब है एडिक्टिव है और ब्रेन को सप्रेस करेगा, मतलब इट विल सप्रेस ब्रेन फंक्शंस. एस्ट्रिंजेंट और एडिक्टिव ड्रग्स हैं. एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. ये हम देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कॉज करता है ये. और एनाल्जेसिस का मीनिंग आप, मुझे लगता है इतना तो सबको जनरल वे से पता होता है एनाल्जेसिस का मतलब क्या है. रिलीव्स पेन, पेन किलर्स की तरह यूज होते हैं ये, है ना, पेन किलर्स. और क्या क्या इफेक्ट्स हैं इनके? व्हाट आर दी अदर इफेक्ट्स? जैसे मैंने बताया कि सप्रेस ब्रेन फंक्शंस याद करना है, तो एकदम सिडेटिव की तरह ही तो काम कर रहा है ये. है सिडेटिव की तरह काम ही कर रहा है, लेकिन और भी इसके कुछ फंक्शन ऐड हो जाते हैं. क्या? प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ टेम्पररी यूफोरिया. इस पे क्वेश्चन आया एग्जाम में. What is euphoria? Anyone can tell me what is euphoria? Feeling of well-being. बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से हो जाना. Feeling of well-being और happiness, है ना? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया. फीलिंग ऑफ वेलबींग और हैप्पीनेस. और जो है इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, करेक्ट है. बाकी इफेक्ट्स हो गए जो भी है. स्लोज डाउन रेस्पिरेटरी रेट, विजन प्रॉब्लम,
constriction of the pupil of eye, loss of interest in work, sterility हो सकती है, indigestion, तो ये सब इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग्स के। और क्लिनिकल यूज अगर करना है इनका कि व्हाट वेयर डू वी फाइंड द क्लिनिकल यूज ऑफ दिस ड्रग, जो मैंने ऊपर इतना सब कुछ डिस्कस किया इस उसमें से क्या लगा क्लिनिकल यूज क्या हो सकता है, जो इतने इफेक्ट्स डिस्कस किए, मेडिसिन में क्या कहां पे इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को तो सप्रेस ही कर रही है। कहीं पे क्लिनिकल यूज हो सकता है, ऊपर जो इफेक्ट्स पड़े उनमें से कोई एक। सर एनेस्थीसिया पेन किलर्स एनाल्जेसिक वही कह रहे हो? यस सर। ओके सही है। तो they are used as analgesics, painkillers. ओपिएट्स को हम 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। नेचुरल ओपिएट्स, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स एंड सिंथेटिक ओपिएट्स। नेचुरल ओपिएट्स में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मॉर्फिन एंड कॉर्डीन का। सेमी सिंथेटिक में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हेरोइन का, और सिंथेटिक में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पैथिडीन एंड मिथाडोन का। एक एक लाइन डिस्कस कर लेते हैं इनके लिए। फर्स्ट आई कैन टेक मॉर्फिन। मॉर्फिन इज द मेजर इंग्रेडिएंट। जो आप ओपियम अफीम पढ़ते हो उस अफीम में मेजर इंग्रेडिएंट मॉर्फिन है। मेजर इंग्रेडिएंट इज मॉर्फिन। और ये एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है ये। हाईली एडिक्टिव कंपोनेंट है, मतलब जो एडिक्शन होगा वो मॉर्फिन का होगा। मतलब मॉर्फिन इज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन दी ओपियम। अफीम का मेजर इंग्रेडिएंट मॉर्फिन होता है। एडिक्टिव, और इसी को यूज करेंगे हम लोग जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे हो। इट इज यूज्ड एज पेन किलर आफ्टर सर्जरीज। ये इसका यूज है जो एग्जाम में नीट में आया हुआ है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी हैव एक दूसरा ले लेते हैं कॉर्डीन।
कॉडीन एक माइल्ड है, माइल्ड फॉर्म है, इट्स अ माइल्ड एनाल्जेसिक and is used in cough syrups and is not very addictive. So it is not addictive basically. It is used in cough syrups. Let's take heroin. हेरोइन के लिए और जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है? स्मैक, ब्राउन शुगर, और ये सेमी सिंथेटिक बोला है। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब ये है कि आप नेचुरली कोई ड्रग लेके आओगे और उसको लैब में थोड़ा सा ट्रीटमेंट दोगे, तो पार्टली इट इज नेचुरल एंड पार्टली it has been modified by any treatment, I can say. So it is formed by acetylation of morphine. So-called diacetylmorphine और डायामॉर्फिन। और एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है, अगर आपने याद किया हो, अगर आपने पढ़ा हो, आपने को याद आ रहा होगा, एक स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी लिखती है। कौन सा लिखती है एनसीईआरटी स्टेटमेंट? It is white, bitter, odorless, crystalline compound. सबने देखा होगा ये white, bitter, odorless crystalline compound, heroin, formed by acetylation of morphine. यही पॉइंट याद करना है, डायामॉर्फिन, डायसन। और खास बात क्या है, इतना एस्टाइलेशन कराने से फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ है क्या एस्टाइलेशन कराने से? It is 3 times potent than morphine. है ना? 3 गुना तेज है ये। जो काम मॉर्फिन ने अगर 1 kg में करना है, तो ये काम उसका 1/3 यानी कि 333 ग्राम्स में कर देगी। 3 गुना तेज है ये। And that is why it becomes highly dangerous opiate, highly addictive
ओपिएट, है ना? फेवर्ड ड्रग in illicit drug trafficking. ये क्या होता है? What is this? क्या होता है ये? illicit drug trafficking क्या है ये? अंकुर पल, what happened? बता नहीं रहे हो? सर मतलब वो सर ड्रग्स का मतलब इधर उधर करना विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. Illegal smuggling. यस सर, स्मगलिंग. Illegal selling, smuggling. Yes. Correct. All are right. और इंजेक्टेड, द ड्रग कैन बी इंजेक्टेड. और अगर इंजेक्ट करेंगे तो फिर उससे क्या घाटा हो जाएगा? दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ spread of AIDS and हेपेटाइटिस बी. क्योंकि इंजेक्टेड हो जाएगा तो फिर एज बाय शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो इंजेक्शन है उसको शेयर करेंगे तो फिर दैट विल कॉज इंक्रीज द रिस्क ऑफ द स्प्रेड ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी.
पेथिडीन और मिपेरिडीन ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, दो मैंने आपको ये ऊपर जो ये दो ड्रग्स लिखवाई थी, ये सिंथेटिक लिखवाई थी ना, पेथिडीन एंड मिपेरिडीन, ये हमने सिंथेटिक ड्रग्स आपको बताई थी, यानी ये लैब में बनाई गई है सिंथेटिक तरीके से। तो ये नेचुरल तो है नहीं, दे आर नॉट नेचुरल। तो जब ये नेचुरल नहीं है तो फिर इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो मॉर्फिन जैसा नहीं हो सकता, लेकिन काम मॉर्फिन जैसा ही करेंगे। केमिकली अनरिलेटेड बट functionally or pharmacologically similar to morphine. मतलब फंक्शनली सिमिलर है मॉर्फिन जैसी, लेकिन केमिकल तो वो नहीं हो सकता बिकॉज सिंथेटिक बनाया है। इट्स सेफर टू यूज इन its use asthmatic people. Because it causes less release of हिस्टामिन। हिस्टामिन का रिलीज कम करते हैं, यू ऑल नो कि हिस्टामिन इज केमिकल ऑफ हिस्टामिन इज केमिकल ऑफ एलर्जी। हिस्टामिन इज केमिकल ऑफ एलर्जी है ना, और अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। तो अगर अस्थमा के पेशेंट में अगर कोई आपने सर्जरी करी है, तो सर्जरी करने के बाद आप उसको मॉर्फिन की जगह अगर पेथिडीन देते हो तो वो बेटर होगा, क्योंकि मॉर्फिन नो डाउट पेन किलर है, लेकिन पेथिडीन भी उसी तर्ज पे बनाई गई है पेन किलर ही। लेकिन मॉर्फिन उस अस्थमा के पेशेंट में हो सकता है एलर्जिक सिम्टम्स ले आए बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हिस्टामिन, जो पेथिडीन नहीं करेगा। तो पेथिडीन इज सेफ टू बी यूज्ड इन asthmatic patients. फाइनली एक मिथाडोन भी आपको ऊपर देखिए आपने लिखी हुई थी, इसमें भी वही लाइन है जो मैं बता रहा हूं आपको। केमिकली अनरिलेटेड but functionally similar to morphine. Chemically unrelated but functionally similar to morphine. वही चीज है जो मैं लिखवाई, लेकिन केमिकल थोड़ा अलग है पेथिडीन से।
Now I'm beginning with the third kind of drug, that is stimulants. अच्छा एक चीज और है जैसे यहाँ पे लिखा ना आपने क्लिनिकल यूजेस एनाल्जेसिक सभी ने लिखा था ये पॉइंट. जैसे कोई भी अगर फंक्शन है तो होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही. तो अगर मैं कह रहा हूं कि वी फाइंड द क्लिनिकल यूज ऑफ दिस ड्रग एज अ पेन किलर, सो हाउ इट इज अ पेन किलर. आई एम टेलिंग यू कि पेन किलर क्यों है, बिकॉज इट इंटरफेयर्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. पेन मीडिएटिंग न्यूरोट्रांसमीटर को अगर कम कर दिया जाए बॉडी के अंदर, so this could be one of the effects ki how it will relieve the pain. So pain is relieved by inhibiting the release of the pain mediating neurotransmitter, and that is one neurotransmitter I am telling you today कि जो दर्द के एहसास को ट्रैवल कराने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है, that is substance P. P for pain ऐसे कह लो. समझे कुछ? लिख लिया सबने? ज़ीशान अली समझ में आया? एनेस्थीसिया भी अब आ जाएगा, डोंट वरी. मैंने जो पॉइंट लिखा और जो बोला वो समझ में आया, वो लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया. मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. स्टिमुलेंट्स पे आते हैं. स्टिमुलेंट्स उल्टा काम करेंगे. अभी तक आप ब्रेन को सप्रेस कर रहे थे, ब्रेन के फंक्शंस को कम कर रहे थे, अब ब्रेन को एक्टिवेट कर दीजिए. तो स्टिमुलेंट्स क्या करेंगे? एक्टिवेट्स ब्रेन, इंक्रीज concentration, makes the person more wakeful, जगा के रखता है. That means it may cause insomnia. Insomnia is lack of sleep. नींद नहीं आती, जगा के रखेगा. कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा. इंक्रीज्ड एनर्जी भी करता है. क्लिनिकल यूज इसका क्या हो सकता है? क्लिनिकल यूज इसका है जैसे एक नार्कोलेप्सी.
कि जो नार्कोटिक इफेक्ट्स तुम लोगों ने पढ़े, जो ब्रेन को सप्रेस करते हैं, उसको ये खत्म करेगा। नार्कोलेप्सी में यूज होता है और वेट कंट्रोल में यूज हो सकता है। किसी बंदे का वेट ज्यादा हो रहा है, उसका वेट कंट्रोल में यूज हो सकता है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स आर कैफीन, कोकेन, एम्फेटामीन। कैफीन, कोकेन, एम्फेटामीन। स्टार्ट विद कैफीन। कैफीन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज 137 ट्राइमेथाइल xanthine। 137 ट्राइमेथाइल xanthine। कैफीन, इट्स अ माइल्ड स्टिमुलेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। इट इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, इट्स अ माइल्ड स्टिमुलेंट ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन करते हैं? लीव्स ऑफ टी प्लांट। थिया साइनेंसिस या थिया चाइनेंसिस, पढ़ा है तुमने? पत्ती के पौधे का नाम, चाय की पत्ती। लीव्स ऑफ टी प्लांट, सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट, कॉफिया एरेबिका। सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट, चॉकलेट प्लांट। चॉकलेट प्लांट का नाम क्या है? थियोब्रोमा काकाओ। तो चॉकलेट प्लांट की सीड से, टी प्लांट की लीव्स से, कॉफी प्लांट की सीड से आपको कैफीन मिलती है। लेकिन कैफीन कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट नहीं है। कैफीन इज अ माइल्ड स्टिमुलेंट। इट्स अ माइल्ड स्टिमुलेंट, आई कैन से वेरी माइल्ड स्टिमुलेंट।
इट इज डायूरेटिक। किसी को बच्चे को पता है डायूरेटिक का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। ओके, तो डायरेटिक का मतलब बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये इनहिबिट करेगा किसको? एडीएच को। inhibits ADH and that will cause more urine output. That means इसको दूसरी भाषा में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि excessive intake disturbs renal functions. Excessive intake disturbs renal functions. फिर ज्यादा यूरिन आएगी। अच्छा, एक चीज और कि ये स्टिमुलेट कर रहा है, तो अभी तक जो आपने फंक्शंस पढ़े कि भाई रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, वो यहाँ पे अब, या हार्ट रेट कम हो जाता है, वो यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे सब बढ़ेगा। इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट, ये बढ़ा देगा। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, कोकेन। कोकेन को और क्या बोलते हैं? क्रैक, कोक, स्नो, स्निफ। कोकेन। और कोकेन एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। कहां से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ कोका प्लांट। एरिथ्रोक्साइलम कोका। नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का पौधा है कोकेन का पौधा। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। ठीक है। और करता क्या है? इंटरफेयर्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ neurotransmitter dopamine. Interferes in the transport of neurotransmitter. जैसे तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करोगे, तो इनहिबिटरी को इनहिबिट करोगे तो स्टिमुलेशंस होंगे, एक्टिवेशंस होंगे। तो इनहिबिटरी को इनहिबिट करना मतलब एक्टिवेशन करना। It is a vasoconstrictor. So
So it has local anesthetic effects. लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो ये वहां से उस एरिया को थोड़ा नंब कर सकता है, तो लोकल एनेस्थीसिया में इट कैन बी यूज्ड. Excessive dosage causes hallucinations. Excessive dosage will cause hallucinations. Okay, मतलब to see something which is not real, to hear something which is not real, that is called hallucinations. वो आगे कैटेगरी आएगी, फोर्थ ड्रग, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको. कोकेन को बॉडी कंज्यूम कैसे करेंगे? It is snorted. Snort का मतलब होता है नाक से खींचना. Sniff, snorted. It is snorted. You mean inhale? You can say inhaled. Snorted और inhale एक ही बात हो गई. Smoked or injected also. And finally, we can take the next drug, that is the last one. The last stimulant is amphetamine. और एम्फेटामीन का ये जो नाम पड़ा है, ये कैसे पड़ा? अल्फा मिथाइल फिनाइल इथाइल अमीन. तो ये अल्फा मिथाइल फिनाइल इथाइल अमीन, ये ड्रग का नाम हुआ. ये सिंथेटिक ड्रग है, सिंथेटिक स्टिमुलेंट है. इट इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एड्रेनालिन. जैसे मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, एड्रेनालिन शॉट, किसी ने एड्रेनालिन शॉट ले लिया तो उसके अंदर इंक्रीज एनर्जी आ जाती है. सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो इस ड्रग को लेने के बाद इंसान भागता है, बहुत तेज भागता है. इसलिए एथलीट्स इसको अब्यूज कर लेते हैं, बिकॉज एनर्जी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आ जाती है. तो इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक और नाम देते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड
Superman drugs, pep pills, speed uppers, एक फाइनल पॉइंट बता दिया आपको मैंने कि इट इज स्लोली मेटाबोलाइज इन बॉडी. नो डाउट इसको कंज्यूम करने के बाद एनर्जी बॉडी में बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन ये हल्के हल्के मेटाबोलाइज होती बॉडी में, रैपिडली नहीं होती. एंड इट अपीयर्स इन यूरिन फॉर कंसिडरेबल टाइम, फॉर कंसिडरेबल डेज. So ultimately that serves the basis of the urine test for the athletes, and that is called dope test. And if athlete is found that athlete has abused, so ultimately it will be, that person will be debarred from the sport, from the competition. So that's why it serves the basis of the dope test. And एक रह गया hallucinogen, तो वो डिस्कस कर लेंगे, एंड बाय द नेक्स्ट टर्न विल बी फिनिशिंग द चैप्टर. सो टाइम इज अप, सो आई लीव. और कल का टेस्ट कैसा हुआ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. एंड इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग अबाउट द टेस्ट yesterday which happened, you can ask. How was the test yesterday? अंकुरपल, उषा अग्रवाल, अनुपमा चौहान, जोया अली, जिशान अली, अंशिका शर्मा, अग्रति, अभिषेक, कल का टेस्ट कैसा था? So good. It was good. Okay. Yeah. कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? No, sir. मैंने रिजल्ट देखा नहीं आपका, मैं देखूंगा अभी. आई विल बी सीइंग द रिजल्ट. मैंने रिजल्ट देखा नहीं उसका अभी, मैं देखता हूँ अभी. मेरे पास आ गया रिजल्ट तो मेरे पास है, बट मैंने देखा नहीं. इजी था. अच्छा, किसी का कुछ रह गया है? सर कोकेन का पार्ट एक बार दिखा देना. कोकेन. और कोई? सर ये ड्रग्स में जितने आपने ये जो 3 ड्रग्स करवाए थे वो तीनों दिखा दीजिए. तीनों डाले मेथडीन से रह गया. ये कोकेन करो हम. सब मेथडीन. सर स्क्रॉल अप प्लीज. Yes, sir, done. Available हो गया. सर सुपर वाला एक और ड्रग. यस सर. कैफीन. यस सर कैफीन. सर मेथड